हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जीवों में जनन। 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवों में जनन। ठीक ना। इस चैप्टर से आज पूरा जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो सब देखेंगे जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक ना। इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहला कि जीवन अवधि या जीवन काल से आप क्या समझते हैं। ये आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक ना। ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि जीवन अवधि या जीवन काल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, सबसे आसान भाषा में जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच जो समय होता है उसी को हम जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो बीच समय होता है, बीच का समय, उसे हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। अब देखिए, भाषा किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। यहाँ पर डबल बार काल लिखा गया है। ठीक ना। जीवन काल कहते हैं। यानी कि आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार फिर से बोल देता हूँ। किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। अब देखिए जीवन अवधि और जीवन काल कुछ जीवों के। अब देखिए कुछ जीव जंतुओं के जीवन काल की सूची, यानी कि जंतु का नाम इधर है और उसका आयु इधर है, वो कितने वर्षों तक जीता है। जैसे कि घड़ियाल का जीवन काल वो कितने वर्षों तक जीता है, तो 68 वर्ष तक वो जी सकता है। घड़ियाल का जीवन काल कितना होता है, 68 वर्ष तक। और ऊँट का जीवन काल होता है 29 वर्ष। ओके। और देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ 2-4 दे दिए हैं। बिल्ली का जीवन काल होता है, यानी कि जीवन अवधि 28 वर्ष। और चिंपांजी, ये इम्पोर्टेंट है, चिंपांजी ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चिंपांजी का जीवन काल होता है 44 वर्ष। और देखिए करैत सर्प का होता है 28 वर्ष। चलिए, तिलचट्टा का होता है यानी कि 4.5 साल, यानी कि 4.5 वर्ष। गाय का जीवन अवधि या जीवन काल होता है 16 साल। ठीक है ना, 16 साल। चलिए नेक्स्ट है आपका कुत्ता का जीवन काल होता है 20 वर्ष। केचुआ का होता है 6 वर्ष। हाथी का होता है 70 साल जीवन अवधि। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब आपको एक बार बोल ही देता हूँ। मेढक का होता है 7 वर्ष। जिराफ का होता है 33 वर्ष। बकरी का होता है 18 वर्ष। गोरिल्ला का होता है 39 वर्ष। ये आप लोग नोट कर लीजिए। हिप्पोपोटेमस का होता है 49 वर्ष। देख लीजिए, घोड़ा का होता है 50 वर्ष। घरेलू मक्खी का 76 दिन। शेर का 30 साल। और बंदर का होता है भी 30 साल। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका जनन। ये इम्पोर्टेंट है। जनन से ही सब कुछ इस चैप्टर में है, जनन से रिलेटेड ही। ठीक ना। तो जनन को समझिए क्या होता है। जब कोई जीव अपने समान संतति की उत्पत्ति करता है तो उसे ही जनन कहते हैं। ओके। जब कोई जीव अपने समान यानी कि अपने सदृश्य जब कोई संतति उत्पन्न करता है या उत्पत्ति करता है उसे जनन कहते हैं। जैसे कि गाय जैसा ही जन्म देता है। ठीक ना। गाय के बच्चे को देखो तो गाय के बच्चे गाय जैसा ही रहेगा, यानी कि रंग का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। गाय का बच्चा गाय ही होता है। ठीक ना। चलिए, तो उसी तरह इसका अब परिभाषा देखते हैं जनन का। तो देखिए, जब कोई जीव अपने समान या सदृश्य नए जीव संतति की उत्पत्ति करता है तो इस क्रिया को जनन कहते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, जनन। एक बार फिर से बोल देते हैं, एक बार फिर से आप लोग नोट कर लीजिए। देख लीजिए, जब कोई जीव अपने समान या सदृश्य नए जीव संतति की उत्पत्ति
करता है तो इस क्रिया को जनन कहते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, और इससे आसान भाषा में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जनन के प्रकार। देख लीजिए जनन के प्रकार। देखो जनन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के जनन होते हैं। कौन कौन सा जनन होता है? एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अब देखते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। देख लीजिए अलैंगिक जनन, ठीक ना। अलैंगिक जनन वह जनन यानी कि वह जनन जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, यानी कि वह जनन जिसमें दो जीव भाग नहीं लेंगे। देख लीजिए वह जनन जिसमें दो जीवों की भागीदारी नहीं होती है, इसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। देख लीजिए इसमें एक जीव द्वारा ही संतान उत्पत्ति संभव है, यानी कि अलैंगिक जनन में एक जीव ही भाग लेता है संतान की उत्पत्ति करने के लिए, उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। देख लीजिए उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। इस कई प्रकार की विधियों द्वारा होता है। इसमें उत्पन्न देख लीजिए इसमें उत्पन्न संतति पेरेंट के समान होगी, अर्थात आनुवंशिक रूप से समान भी होगा। देख लीजिए एक बार फिर से बोल देता हूँ अपने मन से कि वैसा जनन, ठीक ना, जिसमें दो जीव भाग ना लेकर केवल एक जीव द्वारा ही संतति की अगर उत्पत्ति होता है तो उसे एक अलैंगिक जनन कहा जाता है, और जिसमें दो जीव भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब देखिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन अब देखिए लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होगा देख लीजिए, इसमें दो भिन्न जीवों की भागीदारी होती है। इसमें कितने जीवों की भागीदारी होती है? दो जीवों की। इसमें हो जाएगा एक नर, एक हो जाएगा मादा, ठीक ना। एक नर होगा एक मादा होगा, तभी तो दो होगा। इसमें दो भिन्न जीवों की भागीदारी यानी कि एक नर और एक मादा भागीदारी आवश्यक है। इसमें नर तथा मादा दो भिन्न जीवों के सहयोग से या मिलने से संतति का निर्माण होता है, या उत्पत्ति होता है, अर्थात आनुवंशिकी खूब से भिन्न होती है। इसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसको डायरेक्ट कहा जाए तो वैसा जनन जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, अर्थात नर और नारी भाग लेकर नए जीव संतति की उत्पत्ति करती है, तो उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। ओके, अब देखते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। देख लीजिए एक तरफ है आपका लैंगिक जनन और एक तरफ है अलैंगिक जनन। इसमें अंतर देखिए, लैंगिक जनन इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है लैंगिक जनन में, और अलैंगिक जनन में इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि इसमें नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है और इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक अंतर हो गया। अब दूसरा अंतर देखिए, दूसरा अंतर, इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, यानी कि लैंगिक जनन जो होता है वो उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, और अलैंगिक जनन जो होता है वो निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। चलिए तीसरा अंतर है लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीव बनना आरंभ करता है। लैंगिक जनन निषेचन की क्रिया के बाद जीव बनना आरंभ करता है, और अलैंगिक जनन में अलैंगिक जीव में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, यानी कि अलैंगिक जनन जो होता है उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अब देखिए चौथा नंबर अंतर है इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो सकते हैं, यानी कि इसमें नए गुण विकसित हो सकता है। लैंगिक जनन जिसमें होता है उसमें नए गुण संतान में हो सकता है, जैसे कि ब्लड ग्रुप ही ले लो तो कभी कभी चेंज भी हो सकता है। माता पिता का है ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, तो कभी कभी हो जाता है ए निगेटिव भी हो जाता है, और कभी कभी तो ओ बी भी हो जाता है, तो इसमें चेंज भी हो जाता है। लेकिन अलैंगिक जनन में
उत्पन्न संतान में नए गुण नहीं आता है, यानी कि अलैंगिक जनन में नया गुण कभी भी नहीं आ सकता है। तो चलिए अब 5वां नंबर अंतर, इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते, यानी कि लैंगिक जनन में बीजाणु उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में एक कोशिकीय बीजाणु जैसे फफूंदी उत्पन्न हो सकते हैं। अलैंगिक जनन में फफूंदी जैसे एक कोशिकीय बीजाणु जनन हो सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पादपों में लैंगिकता। पादपों में लैंगिकता ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला आ जाता है इसमें एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प क्या होता है देखते हैं, तो देख लीजिए एकलिंगी पुष्प। इस पुष्प में या तो पुंकेसर पाए जाते हैं या तो स्त्री केसर पाए, यानी कि दोनों पाया जाता है। इसमें पुंकेसर भी पाया जा सकता है और स्त्री केसर भी पाया जा सकता है। ऐसे पुष्पों को एकलिंगी पुष्प कहते हैं। देखिए एकलिंगी पुष्प में या तो पुंकेसर भी पाया जाएगा या स्त्री केसर भी पाया जाएगा, तो ऐसे पुष्प को एकलिंगी पुष्प कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, पुंकेसर के पाए जाने पर पुष्प पुंकेसर तथा जयांग के पाए जाने पर पुष्प स्त्री केसर होगा, ठीक है, लिखा गया है स्त्री केसर कहलाता है। अब देखिए अच्छे से समझिए, पुंकेसर पाए जाने पर पुष्प पुंकेसरी होगा, ठीक ना, तथा जयांग के पाए जाने पर पुष्प स्त्री केसरी कहलाता है। समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि देख लीजिए उदाहरण है देख लीजिए एकलिंगी पुष्प कौन कौन सा होता है, तो मक्का, नारियल, पपीता, सहतूत, ये सब होता है एकलिंगी पुष्प। अब देखिए द्विलिंगी होगा। अब देखिए द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प, ठीक ना, द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प क्या होता है देखते हैं। तो क्या देखिए पुष्प में नर जननांग, यहाँ पर जननांग होगा, पुष्प में नर जननांग पुंकेसर एवं माता जननांग स्त्री केसर दोनों की उपस्थिति में हो तो ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प कहने का मतलब है कि इसमें नर जननांग और मादा जननांग का होना बहुत ही आवश्यक है। देख लीजिए नर जननांग और मादा जननांग दोनों होगा तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट। जैसे कि मटर, गुड़हल, सरसों, पिटूनिया आदि, ये सब आपका आ जाता है द्विलिंगी पुष्प में, ठीक ना। तो देखिए आज भर के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इसी तरह से पार्ट 2, ये है आपका पार्ट 1, बस इतना आज भर के लिए बस याद कर लो। नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे तो उसमें ख़त्म ही हो जाएगा। बस इतना ही आपको चैप्टर 1 में देखना है, ठीक ना, चैप्टर 1 में बस इतना ही है, आप लोग अच्छे से याद कर लो, ठीक ना। और टेलीग्राम पर कुछ तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, अभी नहीं होगा, और आपको PDF तो मिल ही जाएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। ओके।